हाँ जी, केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 8। तो आज हमने करना है जी कोलिजन थ्योरी, उसके बाद कोलिजन थ्योरी पे बेस्ड बैरियर्स, और फिर एक छोटी सी बोल्ट्जमैन मैक्सवेल कर्व है वो करनी है। ठीक है, इसके बाद हमारा सिर्फ एक लेक्चर नंबर 9 रहता है जिसके अंदर हमने ऑर्डर निकालने के 4 मेथड्स करने हैं। वैसे आज ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कल संडे है तो मंडे को बस एक लास्ट दिन और लगाना है। 4 मेथड्स, आधा घंटा लगेगा शायद। बस उसके बाद हम हमारा नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके जी। चलिए हेडिंग लिखिए, मोलिकुलर कोलिजन थ्योरी। हेडिंग लिखिए, मोलिकुलर कोलिजन थ्योरी। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का मोलिकुलर कोलिजन थ्योरी। एक आज वो क्लास नहीं लगा रहा तो मेरे को पता नहीं लग रहा। एक बार कोई मुझे बता दो थोड़ा थम्स अप करके। स्क्रीन आ रही है, आवाज़ आ रही है, सब कुछ आ रहा है? ठीक है जी, ओके। मोलिकुलर कोलिजन थ्योरी। करें स्टार्ट। हाँ जी, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे ए और बी रिएक्ट करके कोई चीज़ बना रहे हैं, सपोज ए बी, ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि ये जो ए के मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो बी से टकराएंगे जाके। ये ए का मॉलिक्यूल है, ये बी का मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में जाके टकराएंगे। और जैसे ही टकराएंगे, अगर इस कोलिजन में इतनी ताकत हुई है ना कि ये कोलिजन इफेक्टिव हुई है ना, अगर ये कोलिजन अच्छी तरह हो गई तो ये ए बी टकरा के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ए बी में। ए आया, बी आया, दोनों आपस में कोलाइड किए और क्या बन गया? ए बी। ठीक है, तो यही कोलिजन थ्योरी कहती है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, देखो आपके सामने है कि अगर तो ये कोलिजन इफेक्टिव हुई, अभी मैं बताऊंगा कौन सी कोलिजन इफेक्टिव होती है, कौन सी इनइफेक्टिव होती है। अगर जिस कोलिजन में प्रोडक्ट बन जाता है उसे हम बोलते हैं वो कोलिजन अच्छी है, मतलब वो कोलिजन इफेक्टिव है। जिसमें प्रोडक्ट नहीं बनता हम बोलते हैं कि वो कोलिजन अच्छी नहीं है। ठीक है, दो तरह की कोलिजन्स होती हैं। तो सबसे पहले लिखो, ये फर्स्ट पॉइंट लिखो, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू कोलिजन अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। एक केमिकल रिएक्शन तभी होती है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। ठीक है, a chemical reaction takes place due to collision among reactant molecules. ठीक है, सपोज आप इस बीकर के अंदर रिएक्शन कर रहे हो। ठीक है, इस बीकर की जो वॉल्यूम है ना वो 1 ml है। ठीक है, इस बीकर की वॉल्यूम कितनी है? 1 लीटर है। चल लीटर समझ लो, 1 लीटर। ठीक है, और 1 सेकंड के अंदर इसमें रिएक्टेंट लिया आपने, जैसे ए और बी लिए थे। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर ए और बी कितने ए बी टकरा रहे हैं? ठीक है, 1 लीटर बीकर के अंदर ए बी 1 सेकंड के अंदर कितनी बार टकरा रहे हैं, इस चीज़ को कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लिख लो इसको भी। 1 सेकंड के अंदर कितनी बार कोलिजन होगी, है ना, 1 लीटर वेसल के अंदर, उसको हम बोलेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलें आगे। तो देखो जी, ये फॉर्मूला आ गया था। कहाँ से आया आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बस ये एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसमें के को आप जानते हो, के क्या चीज़ है? रेट कांस्टेंट। जेड क्या चीज़ है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अभी भी बताया मैंने, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकंड में कितनी बार कोलिजन्स होती हैं, किसमें? 1 लीटर किसी बीकर के अंदर जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हो, या 1 लीटर के वेसल के अंदर, उस चीज़ को कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये रिलेशन है जी, ये बिल्कुल आपको आर्हीनियस इक्वेशन जैसा लग रहा होगा, उसको उसके साथ रिलेट कर सकते हो, लेकिन उसको सेम नहीं समझना। ठीक है, आर्हीनियस इक्वेशन अलग चीज़ है, ये वाली इक्वेशन अलग चीज़ है। इसमें ये क्या चीज़ है? एक्टिवेशन एनर्जी। टी क्या चीज़ है? टेम्परेचर। आर क्या चीज़ है? गैस कांस्टेंट। बस जेड को आप नहीं जानते थे, वो मैंने बता दिया। जेड क्या होता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। समझ आया?
पक्का? चलो लिख लो, फॉर्मूला लिख लो फटाफट। k इक्वल्स टू जेड ई टू द पावर माइनस ई सबस्क्रिप्ट में a अपॉन आर टी, ई ए बाय आर टी। हाँ जी, चलें आगे। हाँ जी, अब जब रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है। ये ए है, ये बी है, सपोज ये आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे ए बी, है ना। अब अगर ए और बी कोलाइड की और प्रोडक्ट बन गया, उस कोलिजन को हम बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। और अगर ए और बी टकराए और कुछ भी नहीं हुआ, हम बोलेंगे वो कोलिजन कैसी है? इनइफेक्टिव, ठीक है। लिख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है हर कोलिजन में ये शक्ति नहीं होती कि वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। कुछ कुछ कोलिजन्स ही होती हैं, सपोज 100 कोलिजन्स हो रही हैं, 100 में से सपोज 30 कोलिजन ही ऐसी होंगी जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, बाकी जो 70 कोलिजन हुई वो वेस्ट चली जाएंगी, ठीक है। अब ये कैसे पता चला? किसी बंदे ने ना Z निकाल के देखा, ठीक है। किसी बंदे ने Z निकाल के देखा, किसी साइंटिस्ट ने एक रिएक्शन की, सपोज उसने एक रिएक्शन की A B से बन रहा था AB, उसने Z निकाल के देखा। Z क्या होती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी की 1 सेकंड में कितनी कोलिजन हो रही हैं, ठीक है। तो उसने देखा कि ये जो AB बन रहा है ना, ये AB तो 50 बन रहे हैं और कोलिजन हुई हैं सपोज 200, है ना। अगर सारी की सारी कोलिजन से प्रोडक्ट बन सकता, तो अगर 200 Z आया है तो प्रोडक्ट भी कितने बनने चाहिए थे? 200 बनने चाहिए थे। लेकिन प्रोडक्ट जब उसने सचमुच में रिएक्शन करके देखी तो ये प्रोडक्ट कितने बने? सपोज प्रोडक्ट बना 50 मोल्स और कोलिजन हुई थी 200, है ना। तो ये गलत हो गया ना। इसका मतलब जो 200 कोलिजन हुई उसमें से 50 ही ऐसी थी जो प्रोडक्ट बना पाई, मतलब 200 में से 50 ऐसी थी जो इफेक्टिव थी, बाकी की 150 वेस्ट चली गई। जो कोलिजन्स वेस्ट चली गई मतलब जिनमें इतनी पावर नहीं थी कि वो प्रोडक्ट बना सकें। अब ये पावर कैसे पता चलता है वो मैं बताऊंगा कैसे पता चलता है जी। कैसे पता चलेगा कि आपकी जो कोलिजन है वो इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है, ठीक है। तो ये लिख लो सारा जो भी बोर्ड के ऊपर है। हाँ जी, चलें आगे। थम्स अप कर दो एक बार अगर समझ आ गया तो। हाँ जी, आगे कर दूं? हो गया। तो अगर कोलिजन को इफेक्टिव बनाना है, इफेक्टिव कोलिजन कौन सी होती है? ऐसी कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकरा के प्रोडक्ट बना दें, है ना। तो जिस कोलिजन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है उसे हम इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं, जिसमें नहीं बनता उसे हम इनइफेक्टिव बोलते हैं। अगर हमने कोलिजन को इफेक्टिव बनाना है तो रिएक्टेंट को 2 बैरियर्स क्रॉस करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर एक कोलिजन को हमने इफेक्टिव बनाना है, ठीक है। अब कोलिजन इफेक्टिव भी हो सकती है, इनइफेक्टिव भी हो सकती है। कोलिजन से प्रोडक्ट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। अगर हम चाहते हैं कि रिएक्टेंट कोलाइड करे और प्रोडक्ट बने
तो हमारे रिएक्टेंट को 2 बैरियर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। और अब वो 2 बैरियर कौन कौन से होते हैं जी? एक को हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर और एक को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। हेडिंग लिखो बैरियर्स, हेडिंग लिखो बैरियर्स। सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है चैप्टर का। There are 2 barriers which reactant molecules has to overcome to convert into product। एक को हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर और एक को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स करवाया था, एक बार फिर से कर लेंगे। और एक होता है ओरिएंटेशन बैरियर। चलें आगे। 2 तरह के बैरियर्स, नंबर 1 एनर्जी बैरियर, नंबर 2 ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एनर्जी बैरियर। ठीक है, लो जी, हेडिंग लिखो नंबर 1 एनर्जी बैरियर। आपको एक ग्राफ समझना पड़ेगा। ठीक है, एक ग्राफ में मैंने क्या किया है, पहले ग्राफ में मैंने क्या किया है कि एक सेकंड, हाँ, पहले ग्राफ में मैंने क्या किया है, रिएक्टेंट की एनर्जी मैंने कम बनाई है, प्रोडक्ट की एनर्जी मैंने ज़्यादा बनाई है। एक बार सारे ग्राफ को छोड़ो, सिर्फ इन 2 चीज़ों को देखो। एक तरफ हर बार हमने ग्राफ कितनी बार बना चुके हैं, ठीक है, इसको वही बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, एक साइड एनर्जी होती है, एक साइड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है। एक में मैंने रिएक्टेंट की एनर्जी कम लिया, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा ली है। एक में मैंने प्रोडक्ट की एनर्जी कम लिया, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा ली है। अच्छा, जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, मतलब मेरे को रिएक्टेंट को एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि उसकी एनर्जी प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, है ना। जब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी तो रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। तो ये कौन सा ग्राफ है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ये सेम ग्राफ हमने थर्मोकेमिस्ट्री में बनाया था जब हमने एंथैल्पी पहली बार पढ़ी थी। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्योंकि एंडोथर्मिक है, इसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। इसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो ऐसे देखो कि ये सपोज आपके किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। ठीक है, अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में से आपको किसकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट की। देखो एरो, प्रोडक्ट का ज़्यादा है, रिएक्टेंट का कम है। ठीक है, इसका मतलब, और डेल्टा एच कैसे निकलता होता है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे निकलता होता है डेल्टा एच। ठीक है, और एच पी और एच आर में से कौन ज़्यादा है, एच पी ज़्यादा है। एच पी और एच आर में से कौन ज़्यादा है, एच पी ज़्यादा है। अगर मैं बड़े में से छोटा माइनस करूँगा तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो ये कौन सा ग्राफ है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। डेल्टा एच पॉजिटिव किसके लिए होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, जिस रिएक्शंस को हमको एनर्जी देनी पड़ती है। अब नीचे वाला ग्राफ देखो, बाकी ग्राफ मैंने समझाना है अभी सिर्फ एंडो और एक्सो समझते हैं। अब नीचे वाला ग्राफ देखो, नीचे वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है। अब अगर रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है, तो रिएक्टेंट को अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो लूज़ करनी पड़ेगी ताकि उसकी एनर्जी प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, है ना। तो उसको अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा तो ये देखो जी, ये किसकी एंथैल्पी है, रिएक्टेंट की, ये इतनी सी छोटी सी, ये किसकी एंथैल्पी है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी है। और डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। कहाँ पे पढ़ा था, थर्मोडाइनमिक्स पार्ट 2 थर्मोकेमिस्ट्री +1 क्लास, उधर पढ़ा था ये फॉर्मूला। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इस बार मेरा जो एच पी है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, वो छोटा सा है, ठीक है, और एच आर जो है वो ज़्यादा है। तो इस बार आंसर क्या आएगा,
नेगेटिव आएगा। और ऐसी रिएक्शन जिनका डेल्टा एच नेगेटिव होता है वो कैसी रिएक्शंस होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक इसका ग्राफ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है, आया समझ? चलें आगे। अब ये ग्राफ को समझो। इस ग्राफ में देखो ये क्या चीज़ है? इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या चीज़ है? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या चीज़ है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये क्या चीज़ है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये जो साइड पे ये वाला एरो दिखा रहे हैं ये क्या चीज़ है? आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये क्या चीज़ है? एक्टिवेशन एनर्जी। बना लो इसको, यही बनाना है आपने। जगह छोड़ दो, पीडीएफ में साफ साफ बना हुआ है, इसको पीडीएफ में से देख के बना लेना, ठीक है। तो एनर्जी बैरियर क्या चीज़ है? अगर एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको ये पहाड़ जैसी चीज़ क्रॉस करनी पड़ेगी, जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। हमने पहले भी कर रखा है, आज मैंने फिर बता दिया। चलूँ आगे, वहाँ से बना लेना इसको। अच्छा, एक और चीज़ मैं बतानी भूल गया। ये जो नीचे से लेके ऊपर तक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सबसे ऊपर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, सबसे नीचे बिल्कुल जहाँ से रिएक्टेंट स्टार्ट हो रहा है ना, उससे भी नीचे जमा ग्राफ जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ तक, ये जो पूरी जो लाइन है ना, ये भी एक तरह की एनर्जी है, क्योंकि ये सारी एनर्जी है, क्योंकि हमने इस तरफ रखी एनर्जी हुई है, ठीक है। कहीं पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, कहीं पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, कहीं पे एक्टिवेशन एनर्जी है, कहीं पे डेल्टा एच है, ठीक है। तो ये जो ऊपर से लेके नीचे तक जो एनर्जी आ रही है, इस एनर्जी को बोलते हैं जी थ्रेश होल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेश होल्ड एनर्जी। अगर एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसके पास कम से कम ये वाली एनर्जी होनी चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेश होल्ड एनर्जी, ठीक है। पूरी एनर्जी को ऊपर से लेके नीचे तक। तो लो जी, थ्रेश होल्ड एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ो। अगर हमने कोलिजन को इफेक्टिव बनाना है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमने एक कोलिजन को अच्छा बनाना है, मतलब हम चाहते हैं कि वो कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाए, तो हमारे रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, मतलब उतनी तो होनी चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाए चल जाएगा, उससे कम होए तब नहीं चलेगा, ठीक है। और उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं? थ्रेश होल्ड एनर्जी। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो होता था, उसमें भी होता था ये थ्रेश होल्ड एनर्जी, होता था ना। अच्छा, अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम होगी, ठीक है, इफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी देन कोलिजन विल बी वेस्टेड, नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। अगर तो रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है फिर भी बहुत बढ़िया, लेकिन अगर रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड से कम एनर्जी है तो हमारी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगी, हमारी कोलिजन वेस्ट हो जाएगी और कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लिख लो इसको, पूरे पैराग्राफ को। अगर समझ आ गया तो थम्स अप कर दो एक बार। अरब कॉपी है। हाँ जी, चलें आगे। रिवर्सिबल रिएक्शन, अभी जो ऊपर ग्राफ बनाए थे, अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं वापस से बनाऊंगा, आपको समझ आ जाएंगे।
ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना। जैसे अभी अभी ए और बी को कोलाइड कराया था, उससे ए बी प्रोडक्ट बना दिया था। अब ऐसे समझो वो ए बी प्रोडक्ट बनने के बाद अगर उल्टा भी बन जाए, तो अगर ए बी बनने के बाद वापस ए और बी में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन, जो फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है, ठीक है। तो अभी अभी हमने ग्राफ कैसे बनाया था? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, यही वाला ग्राफ बनाया था, है ना। ये ग्राफ किसके लिए है? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये कौन सा ग्राफ है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। किसका ग्राफ है ये? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। और अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सिंबल होता है एच, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी होती है उसे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी, दोनों का जो फर्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। इसे क्या बोलते हैं? डेल्टा एच, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ देखो, ये कौन है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो रिएक्शन के बीच में बनता है, ठीक है। रिएक्शन को अपनी एनर्जी किसके इक्वल करनी पड़ती है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के इक्वल करनी पड़ती है, ठीक है। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये कौन सी वाली एक्टिवेशन एनर्जी है? क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कौन सी वाली एक्टिवेशन एनर्जी है? फॉरवर्ड वाली, ठीक है। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? रिएक्शन को उल्टा भी देखना है। अभी हमने सीधा देखा, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है? फॉरवर्ड वाली। यही करते आए थे, बस मैंने उसका नाम फॉरवर्ड वाली रख दिया। अच्छा, ये क्या चीज़ है फिर? ये क्या चीज़ है? ये पूरी थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अभी अभी ऊपर जो ग्राफ बनाया था मैंने, बिल्कुल सेम टू सेम ग्राफ इधर बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है जी? अब देखो, अगर मुझे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना हो, मतलब अगर मेरे को उल्टा जाना हो, है ना, तो अब अभी आप ग्राफ को इधर से इधर रीड कर रहे थे, अब इसको इधर से इधर ना रीड करके आपको इधर से इधर रीड करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर प्रोडक्ट से आपने रिएक्टेंट में जाना है तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए? कम से कम इतनी चाहिए, है ना। अगर उधर से इधर आना था तो इतनी चाहिए थी, है ना। तो अगर इधर से इधर आना है तो आपको कम से कम इतनी चाहिए होगी। तो इसे भी क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि पीछे आ रहे हो, तो ये कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी है? बैकवर्ड वाली। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक बार ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा, ठीक है। मैंने अलग अलग कलर यूज़ किए हैं दिखाने के लिए, वरना अगर एनसीईआरटी में देखो तो कबाड़ा हुआ पड़ा सारा, समझ ही नहीं आएगा कुछ। हाँ जी, देखो समझ आया? अगर समझ आया तो थम्स अप कर दो। हाँ जी, आया? अभी ऊपर ग्राफ बनाया था, है ना, जो तो वो तो खाली फ़ोटो थी, ये मैंने खुद से बना दिया। इसे यहाँ से मत बनाना, इसे भी पीडीएफ में से बनाना, इसे इसकी जगह छोड़ देना, ठीक है। दो हैं, एक और ग्राफ है जी। ये वाला ग्राफ अगर आपको समझ आ गया तो ये समझने से कोई रोक नहीं सकता। ये कौन सा ग्राफ है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इसमें प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। फिर से अब अगर समझ आ गया तो इसमें सारा रिवाइज हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के गैप को क्या बोलेंगे? डेल्टा एच, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस पूरी को क्या बोलेंगे? थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, इसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। कौन से वाली? फॉरवर्ड वाली। इसे क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। कौन से वाली? बैकवर्ड वाली। बताओ, समझ आया? अच्छा, अब ऊपर वापिस आओ। अच्छा, अगर मेरे को ऊपर वाली रिएक्शन के लिए थ्रेशहोल्ड एनर्जी लिखनी हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखना, जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी है क्या वो इसके इक्वल आएगी? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड वाली। देखना, यही आएगी। देखना, रिएक्टेंट की एंथैल्पी और एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड वाली क्या इसी के इक्वल आएगी? थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है। अच्छा, और इसको कैसे लिख सकता हूँ? ये भी तो लिख सकता हूँ, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड वाली। उसे भी तो थ्रेशहोल्ड बोल सकते हैं। देखो ना, हाँ, यहाँ से देखो, ये सारा जो है इसी को मैंने क्या बोला है? ये बोला है। बताओ,
समझ आया तो थम्स अप करो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी को HR प्लस EAF या फिर HP प्लस EAB लिख लिया, ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा, तो फिर देखना डेल्टा एच को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच ये रहा, इतना हिस्सा क्या है हमारा, डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच। अगर मैं इस पूरे में से, है ना, अगर मैं इस पूरे में से इतना हिस्सा माइनस कर दूंगा, कौन सा हिस्सा, ये बी वाला हिस्सा अगर मैं माइनस कर दूं ये एफ में से, तो क्या डेल्टा एच आ जाएगी। ये एफ में से अगर मैं ये बी माइनस कर दूं, क्या डेल्टा एच आएगी, चेक करो, ये रहा डेल्टा एच, ये रहा ई एफ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भाई, ध्यान से देखो, ठीक है, और ये रहा ई बी, ठीक है। ई एफ देखो इतना बड़ा सारा डिब्बा है, ठीक है, ई एफ को कौन कौन मिलके बना रहा है, एक तो डेल्टा एच और एक ई बी, यही है ना, देखो हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ठीक है। तो अगर पीडीएफ में देखोगे वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर मतलब दिखेगा, अगर नोट्स में से देखोगे तो, ठीक है। तो मैं इस डेल्टा एच को क्या लिख सकता हूँ, बड़े वाले ई एफ में से आप छोटे वाला ई बी माइनस कर दो। फिर से कह रहा हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बताओ समझ आया, सबके सब थम्स अप करो, बताओ समझ आया, ठीक है जी। अगर समझ आया तो फिर ये पक्का आएगा ये वाला समझ। इसमें देखो, इसमें अब बताओ कि मैं डेल्टा एच को क्या लिख सकता हूँ, हाँ जी, ये रहा डेल्टा एच, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ जी, ये देखो इसके सामने बिल्कुल ये स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, मतलब ये बी इस बार बड़ा है ना, बैकवर्ड वाला बड़ा है। अगर मैं बैकवर्ड वाले में से फॉरवर्ड वाला माइनस कर दूँ इस बार, तो मेरा डेल्टा एच आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बैकवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी में से फॉरवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी माइनस कर देनी है। अगर तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी में से बैकवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी माइनस कर देनी है। बताओ समझ आया, इसे पीडीएफ में से बना लेना ग्राफ को। हाँ जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वैसे करा दिया था, वैसे दोबारा से पढ़ लो। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए जो हमको एनर्जी चाहिए उसे ही क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी दुनिया की किसी चीज़ पे नहीं डिपेंड करती, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ बॉन्ड्स पे, जो बॉन्ड्स रप्चर हो रही हैं, रप्चर मतलब टूटना, ठीक है, जो बॉन्ड्स टूट रही हैं सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, उनकी नेचर पे डिपेंड करती है, ना तो इसको एंथैल्पी से लेना देना रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की, ना इसको टेम्परेचर से लेना देना, ना इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से लेना देना। बताओ समझ आया, है ना। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको लिखा हुआ है आपके उसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में लिखा हुआ है, इसे छोड़ो। हाँ जी, वो था जी इतना बड़ा एनर्जी बैरियर। कौन सा एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। अब है जी ओरिएंटेशन बैरियर। ये वाला बैरियर बहुत छोटा है और इजी है, उससे एनर्जी बैरियर से थोड़ा सा इजी है, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती थी, इसमें कुछ भी नहीं है, समझें इसको। हाँ जी, पहली लाइन देखो क्या लिखी हुई है, अकेली एनर्जी नहीं डिसाइड कर सकती कि कोलिजन इफेक्टिव होगी या नहीं होगी, है ना। अगर मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है भी, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि पक्का प्रोडक्ट बनेगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई, लेकिन उसके बाद उनकी ओरिएंटेशन है ना, वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह का प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो, वो वाले रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे को फेस करते हुए होने चाहिए, है ना। ऐसे नहीं एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर। अगर उन दोनों ने प्रोडक्ट बनाना है तो उनको कोलिजन करने के लिए आमने सामने आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे समझो एक गाड़ी और ये दूसरी गाड़ी, अगर ये कोलिजन को आपने इफेक्टिव बनाना है तो गाड़ियों को आमने सामने से टकराना पड़ेगा। ऐसे नहीं ये गाड़ी सीधा जा रही है, दूसरी आके ऐसे टकराई, या ये इधर जा रही है, ये इसके ऊपर आके टकराई, दोनों गाड़ियाँ आपस एक दूसरे को अप्रोच करेंगी, कोलिजन होगी। इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन बोलेंगे, और कोई भी ओरिएंटेशन को हम प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं बोलेंगे। हाँ जी, लिख लिया। अब इस फोटो को देखो जी, पहले ये वाली फोटो को देखो। हाँ जी, लिख लो आराम से लिख लो। Energy alone does not determine the effectiveness of collision. The reacting molecule must collide in proper orientation to make reaction possible.
हाँ जी, इस फोटो को देखो, इसमें एक रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है और साथ में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐसे निकल रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन लगा लो आप, ठीक है। अब देखो, अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रहा O2, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए, ये देखो कोलिजन होगी दोनों के बीच में, ठीक है। कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये CO2 अलग हो गया, देखो हो गया अलग, क्या बन गया? CO2। और ये एक ऑक्सीजन थी वो अलग होगी, क्या बन गई? नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये कैसी कोलिजन है? इफेक्टिव कोलिजन है, क्योंकि ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स थे वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में थे। फिर आप सोचोगे सर कि प्रॉपर नहीं होना, उस वो कैसे होएगा अगर प्रॉपर नहीं होंगे? तो देखो जी, मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल था जो नीचे बना हुआ है, इसको बुक की तरह ऐसे फ्लिप कर दिया। जो कार्बन था जो पहले राइट साइड पे था, अब वो लेफ्ट साइड पे जा चुका है। जो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे था वो अब राइट साइड पे आ चुका है, ठीक है। और इधर O2, ये तो दोनों ऑक्सीजन ही थे, इसे चाहे फ्लिप करो रहेगा तो ऑक्सीजन ही, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों टकराएंगे, है ना। अब आपके हिसाब से जो है क्या बनना चाहिए? हाँ, अब आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? CO2 बनना चाहिए, लेकिन बनेगा क्या? क्योंकि ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कोलाइड कर रही है ना। कार्बन का कोई लेना देना ही नहीं है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके बॉन्ड ही नहीं बनाएगी, क्योंकि बॉन्ड अल्टीमेटली किसके साथ बननी है? ऑक्सीजन की, कार्बन के साथ बननी है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर ये होती है, देखो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। एक ऑक्सीजन तो कार्बन के पास है, दूसरी ऑक्सीजन उसको चाहिए जो इधर उसको मिल रही थी, लेकिन इधर क्या हो गया? ऑक्सीजन और दूसरी, अब हो पता क्या आ रहा है? जो दूसरी ऑक्सीजन आ रही है ना, वो इस वाली ऑक्सीजन से टकरे मारी जा रही है ना। कार्बन का तो कोई रोल ही नहीं आ रहा, कार्बन तो बेचारा शांत बैठा है, कार्बन के साथ कोई कोलिजन ही नहीं हो रही। अगर कार्बन के साथ कोई कोलिजन ही नहीं हो रही तो कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बनेगी, मतलब रिएक्शन नहीं होगी। बताओ, समझ आया? अगर ये रिएक्शन करवानी है तो ऑक्सीजन को कार्बन के साथ कोलिजन करनी पड़ेगी, जो देखो बिल्कुल नीचे बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, अब ध्यान से देखो, अब आपको समझ आएगा अगर ढंग से सुना है तो। क्या हो रहा है? इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ कोलाइड कर रहा है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो रहा है और साथ में ये ऑक्सीजन बाहर हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ही एक दूसरे के साथ टकरे मारी जा रही हैं, कार्बन कुछ कर ही नहीं रहा, कार्बन शांत बैठा है। अगर कार्बन शांत बैठा है तो कुछ होगा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी नहीं, क्योंकि ये वाली ऑक्सीजन है तो बॉन्ड अल्टीमेटली कार्बन के साथ बनानी है ना। ये टकरें किससे मार रही है? ऑक्सीजन से टकरें मार रही है। तो ऑक्सीजन से अगर टकरें जितनी मर्जी मारी जाए, वो सारी की सारी कोलिजन क्या जाएंगी? वेस्ट जाएंगी। क्यों वेस्ट जाएंगी? क्योंकि जो मॉलिक्यूल है उसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। तो फर्स्ट केस में कोई रिएक्शन नहीं होएगी, सेकंड केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत ज़्यादा बन जाएगी। हम ये नहीं कह सकते जमा ही नहीं होगी, कि आप तो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बन भी जाए, लेकिन नीचे वाले केस में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। समझ आया? अगर ये समझ आया तो इसको भी देखो, इसको लिखना नहीं कॉपी पे, एक एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, ये दो मत लिखना, ठीक है। अब देखो, ये वाली कौन सी रिएक्शन है? आपने NO2 लिया, एक और NO2 लिया, इससे आपका बन रहा है N2O4, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिए, उनसे क्या बन रहा है? नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसमें देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, देखो नाइट्रोजन, अब देखो इसमें नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो नाइट्रोजन को आमने सामने आना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन आमने सामने किस केस में है? फर्स्ट वाले केस में, ठीक है। ये रहा नाइट्रोजन, ये एक दूसरे के पास आएंगे, दोनों टकराएंगे, दोनों मिल जाएंगे, नाइट्रोजन की बॉन्ड बन जाएगी, और कौन सा मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाएगा? N2O4 का। लेकिन नीचे देखो, नीचे क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल फ्लिप हो चुका है ना। जो नाइट्रोजन इधर था, लेफ्ट साइड पे था, अब वो बॉटम पे आ चुका है, ठीक है। तो अब कौन एक दूसरे से टक्करें मार रहा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हमने बॉन्ड किसकी बनवानी है? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की, लेकिन यहाँ पे कोलिजन किसकी हो रही है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। तो इस कोलिजन को इफेक्टिव बोला था, इसको हम इनइफेक्टिव बोलेंगे, और जब कोलिजन इनइफेक्टिव होती है तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता। बताओ, समझ आया? इसको बोलते हैं जी प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो अगर मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है भी, है ना, अगर वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अगर एक मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बनाना है तो उसको सबसे पहले तो कोलिजन करनी पड़ेगी। उस कोलिजन के लिए उसको एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी तभी वो अपना पहला बैरियर क्रॉस पर कर पाएगा, है ना। अब रिएक्टेंट अपने घर से निकला, प्रोडक्ट से मिलने जाना है उसको, तो उसको प्रोडक्ट से मिलने अगर जाना है तो रास्ते में 2 गेट पार करने पड़ेंगे, है ना। सबसे पहले गेट पे उसको पैसे देने पड़ेंगे, उस पैसे को क्या बोलेंगे?
थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी देने जितने पैसे हैं या उससे ज़्यादा हैं तभी तो वो उस गेट को पार कर सकता है, अदरवाइज वो पहले गेट से ही वापस जाना पड़ेगा उसको, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अच्छा, उसने वहाँ पे पैसे दे दिए, अब उसने पहला गेट पार कर लिया, कौन सा गेट? एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। अब उसके सामने दूसरा गेट आएगा, दूसरा गेट कौन सा है जी? ओरिएंटेशन बैरियर। वहाँ पे मॉलिक्यूल को अपनी ओरिएंटेशन को इधर उधर करना पड़ेगा, अपनी ओरिएंटेशन इस तरह की बनानी पड़ेगी अपने दूसरे रिएक्टेंट के हिसाब से, ताकि जब वो उससे कोलाइड करे प्रोडक्ट आसानी से बन सके, कोलिजन इफेक्टिव हो सके। अगर ये भी उसने गेट पार कर लिया, अब वो प्रोडक्ट के पास पहुँच जाएगा, है ना, अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के पास पहुंच जाएगा और हम बोलेंगे कि हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी। बताओ, समझ आया? हाँ जी, समझ आया? आया तो थम्स अप कर दो। ठीक है जी। पढ़ो इसको। ओरिएंटेशन का क्या मतलब है कि जो एटम्स होते हैं डिफरेंट रिएक्टिंग स्पीशीज़ के, वो एक दूसरे को क्या करने चाहिए? फेस करने चाहिए। उनकी शक्ल, एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर नहीं होना चाहिए, है ना। अगर एक राइट साइड पे है तो दूसरा लेफ्ट साइड पे फेस करना चाहिए, ये नहीं एक राइट पे है तो दूसरा अपने राइट पे हो गया, है ना। तो फेस करना चाहिए, अभी मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। अब आपने ये वाली एग्जांपल लिखनी है जो सामने लिखी हुई है, ऊपर वाली दो एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए थी, अगर मन हो तो पीडीएफ में से लिख लेना, अदरवाइज आपको ये वाली एग्जांपल लिखनी है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। हाँ जी, इसमें क्या होगा? इधर देखो, ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और ये रहा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप बनाना क्या चाहते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो, जैसे ही एक दूसरे के पास आएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के तैयार हो जाएगा, और साथ में क्या बनेगा? ये जो बच गया, कौन बचा? NO बचा। तो यही तो हम चाहते थे। ये कोलिजन कैसी हुई? इफेक्टिव कोलिजन। ये कोलिजन कैसी हुई? इफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन कैसी थी? प्रॉपर। तो नीचे लिखोगे प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब नेक्स्ट वाली अगर लिखें, नेक्स्ट वाली में क्या होगा? देखो, कार्बन तो अपनी जगह से हिला ही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। इसके सामने अगर मैं नाइट्रोजन को रख दूं, ये भी तो NO2 ही है ना, ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया, तो बताओ क्या ये वाली कोलिजन इफेक्टिव होगी? नहीं, क्योंकि कार्बन को बॉन्ड किससे बनानी है? ऑक्सीजन से। उसके सामने कौन आ गया इस बार? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और कार्बन एक दूसरे के साथ जितनी मर्जी कोलिजन करते रहें, जितनी मर्जी टक्करें मारते रहें, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये कोलिजन कैसी है? इनइफेक्टिव कोलिजन है। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, या बिल्कुल थोड़ा सा नाम मात्र प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इस ओरिएंटेशन को क्या बोलेंगे? नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन। इस ओरिएंटेशन को क्या बोलेंगे? नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन। बना लो जी इसको, नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन। हाँ जी, चलें आगे। पेपर में आए ओरिएंटेशन बैरियर तो ये वाली एग्जांपल लिख के आना, ठीक है। हाँ जी, चलें आगे। चलो।
जब इन दोनों बैरियर्स की किसी साइंटिस्ट ने पता नहीं कैलकुलेशंस की होंगी, ठीक है, जब उसने वो सारी कैलकुलेशन को मर्ज कर दिया, उसके पास ये इक्वेशन निकल के आ गई, है ना। इसमें आप z को जानते हो, अब तो z को भी जानते हो ना, z क्या होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, k क्या होता है, रेट कांस्टेंट, e को आप जानते हो एक्सपोनेंट, e को जानते हो एक्टिवेशन एनर्जी, RT को जानते हो गैस कांस्टेंट टेम्परेचर, किसको नहीं जानते, p को, ठीक है, इसको तो जानते हो ना, ये कौन है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब आप किसको नहीं जानते, p को नहीं जानते, है ना। तो p कौन है, जो स्टीरिक फैक्टर, जिसे हम ओरिएंटेशन फैक्टर भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं जी, स्टीरिक फैक्टर, ठीक है, या फिर इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। लिख लो इसको, कहाँ से आई ये इक्वेशन, कैसे आई, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आप इसको एग्जैक्ट याद रखनी है आपने, इसे प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बताता क्या है, क्या बताता है, ये ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ठीक है। हाँ जी, अब इसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, हमारी आर्हीनियस इक्वेशन के साथ, k इक्वल्स टू आर्हीनियस कांस्टेंट a e टू द पावर माइनस EA बाय RT, ठीक है। इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, देखो e के सामने e है, ठीक है, k के सामने k है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल A के सामने कौन है, कैपिटल A के सामने कौन है, स्टीरिक फैक्टर P इंटू कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z, तो A किसके इक्वल आ गया, P डॉट Z, तो P किसके इक्वल आएगा, A बाय Z। आप बोलोगे इस पे ये फॉर्मूला, तो इस पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इस पे ज़िंदगी में आज तक कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया और ना ही पूछा जाएगा, ठीक है। ये बस फॉर्मूला है, इसको ऐसे याद रखना है, इस पे एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपको पेपर में, ना जेई के पेपर में ना किसी और पेपर में, लिख लो इसको। अगर आपका पंजाब बोर्ड है तो आप इससे ऊपर तक, मतलब ये फॉर्मूला से ऊपर तक याद करके भी लिख के आ सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर CBSE बोर्ड है तो आपको ये वाला पार्ट भी लिखना पड़ेगा। हाँ जी, आगे चलते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, हाँ जी हो गया, चलूँ आगे। लो जी, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कोलिजन थ्योरी के ऊपर, इसका भी पेज छोड़ देना, PDF में से लिख लेना, अभी सिर्फ समझ लो, ठीक है। इन दोनों, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर में से कौन सा बैरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बैरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी बैरियर, ठीक है। कम से कम उसके पास एनर्जी तो होनी चाहिए ना, है ना, ओरिएंटेशन अकेली क्या कर लेगी, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, एनर्जी बैरियर, है ना, क्योंकि अगर पार्टिकल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होगी तो प्रॉपर ओरिएंटेशन भी कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। इवन इफ द पार्टिकल आर प्रॉपरली ओरिएंटेड, इफ एनर्जी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द कोलिजन विल नॉट बी इफेक्टिव। अगर ओरिएंटेशन में है भी लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है पार्टिकल्स के पास, तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगा और कोलिजन वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब किसी बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने बोला कि ना बहुत सारे मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे थे, ठीक है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड की एनर्जी से ज़्यादा थी, किन्हीं की थ्रेशोल्ड के पास थी, और वो बोल रहे हैं फिर भी रिएक्शन स्लो थी। अब वो पूछ क्या रहा है कि बहुत सारे पार्टिकल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी थी तो रिएक्शन तो फास्ट होनी चाहिए, तो लेकिन फिर भी स्लो थी, क्यों स्लो थी, उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगी, है ना। तो देखो जी, इवन इफ द पार्टिकल्स हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी, ओरिएंटेशन ऑल्सो मैटर्स, ओरिएंटेशन भी तो मैटर करती है ना, दो बैरियर्स होते हैं, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर, है ना। अकेली एनर्जी कुछ नहीं कर सकती, अकेला ओरिएंटेशन तो पक्का ही नहीं कुछ कर सकता, और अकेली एनर्जी भी नहीं कुछ कर सकती, ठीक है। Because if the particle colliding are not properly oriented, the collision will not be effective. अगर पार्टिकल जो कोलाइड कर रहे हैं उनके पास एनर्जी भी है थ्रेशोल्ड वाली, अगर वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है तो जितनी मर्जी टक्करें मारते रहें कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझ आया, हाँ जी समझ आया। लो जी, थर्ड क्वेश्चन रीड करो। ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ कंबशन वैल्यूज, जो ग्रेफाइट होता है ना वो थर्मोडाइनमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है डायमंड से, ठीक है। अच्छा, अब अगर ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है, डायमंड कम स्टेबल है, तो बहुत सालों बाद डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डायमंड कभी भी ग्रेफाइट में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता जी, है ना, क्योंकि
जो रूम टेम्परेचर पे डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है ना, इन दोनों फॉर्म्स कौन सी कार्बन की, एक ग्रेफाइट और डायमंड, है ना। ग्रेफाइट से डायमंड बनना फिर भी सोचा जा सकता है, लेकिन डायमंड से ग्रेफाइट बनना नहीं सोचा जा सकता, है ना, क्योंकि जो डायमंड है वो काइनेटिकली स्टेबल है और जो हमारा ग्रेफाइट है वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल है। तो अगर हीट को देखें, हीट मतलब थर्मोडाइनमिक्स को देखें, तो हमारा ग्रेफाइट स्टेबल है, लेकिन फिर भी रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी नहीं होती जिससे डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सके। इसीलिए जितने मर्जी मिलियन साल तक भी डायमंड पड़ा रहे, डायमंड का डायमंड ही रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो काइनेटिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल है। समझ आया? ये क्वेश्चन भाई 3 आ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, डेल्टा एच नेगेटिव, माइनस का 100 जूल दे रखी है, नेगेटिव का मतलब कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेगेटिव का मतलब कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच निकाला था, क्या आया था, ई माइनस ई। कौन से वाले में से कौन से वाला माइनस करना है एक्सोथर्मिक में, कौन से में से कौन सा माइनस करना है, बी में से एफ वाला, मतलब बैकवर्ड में से फॉरवर्ड वाला। अभी ऊपर 2 फॉर्मूलाज किए थे, वहां से देख लेना, ठीक है। हमें ई एफ निकालना है, ठीक है, ई एफ निकालना है हमको, ई बी भी दिया हुआ है और डेल्टा एच भी दिया हुआ है। अब डेल्टा एच को -100 नहीं 100 ही लोगे, क्योंकि माइनस को पहले ही एडजस्ट कर चुके हैं फॉर्मूला में, ठीक है, तो तभी तो ये फॉर्मूला बनाया माइनस को एडजस्ट करके, ठीक है। उसके बाद ई बी कितनी दे रखी है, 120, ठीक है। ई एफ हमको निकालनी है जी, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, 120 में से 100 गए, 20 जूल्स आ जाएगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन वाली, 20 जूल्स आ जाएगी। बताओ समझ आया? नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया? आप किसी कोई सोचेगा यहाँ पे आपको जो डेल्टा एच है वो 100 माइनस का दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस का क्यों ले लिया? क्योंकि भाई जब हमने ये फॉर्मूला बनाया था तो डेल्टा एच को माइनस देख के ही बनाया था, है ना, और एंडोथर्मिक का जब बनाया था तो डेल्टा एच को प्लस देख के ही बनाया था। तो जो प्लस और माइनस का साइन है ना वो ग्राफ में एडजस्ट हो जाता है, इसी वजह से इधर चाहे प्लस का लिखा हो चाहे माइनस का लिखा हो, हमने हमेशा इसको प्लस का ही लिखना है, ठीक है। आया समझ? लास्ट टॉपिक आज का, वैसे टाइम भी 5 मिनट बचा है। लास्ट टॉपिक आपका, आपने मेरे से पूछा नहीं, जिस दिन मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था। अच्छा ये लिख लिया? हाँ जी, ये वाला लिख लो पहले साथ साथ। चलो पीडीएफ में से लिख लेना इसको भी, 4th क्वेश्चन को भी। चलो लास्ट टॉपिक, वाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आज से 1-2 दिन पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हो तो रिएक्शन का जो रेट है वो या तो डबल हो जाता है या तो ट्रिपल हो जाता है। ज़्यादातर डबल ही होता है, कभी कभी ट्रिपल भी हो जाता है, और अगर क्वेश्चन में दिया हो तो कई बार 4 टाइम्स भी हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? आपने मेरे से पूछा ही नहीं, है ना। तो इस बात को बताया था जी 2 साइंटिस्ट ने, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने, ठीक है। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने बताया था, जिसने चैप्टर किया हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर उसको याद होगा, जेई के सिलेबस में ये चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर पिछले साल क्लास +1 में, है ना। अदरवाइज भाई ये बड़ी वो छोटी सी चीज़ है, समझ लो बड़ी इजी सी चीज़ है। हाँ जी देखो, उसके लिए आपको ये वाला ग्राफ देखना पड़ेगा। हाँ जी, उसने क्या किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ग्राफ बनाया, है ना। जो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन था उसने क्या किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एनर्जी के साथ ग्राफ बनाया, ठीक है। पहले ग्राफ में क्या था कि पहला ग्राफ उसने बनाया टेम्परेचर टी पे, ठीक है। पहला ग्राफ कौन सी टेम्परेचर पे बनाया, टी टेम्परेचर पे, ठीक है। और उसने ना इस निशान को मार्क कर दिया ई, है ना, इस निशान को उसने मार्क कर दिया कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये पूरी लाइन एनर्जी की है ना, एक्स एक्सिस पूरा एनर्जी का है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया कि इसके आगे आगे एक्टिवेशन एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के पास। तो मुझे बताओ कौन से मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं जो इस एक्टिवेशन एनर्जी के आगे आगे आते हैं, है ना, बाद आते हैं, मतलब जो ये शेडिड एरिया है वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। समझ आया? अच्छा, अगर अब मैंने इसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया तो मैंने T+10 केल्विन पे एक और कर्व बनाई। ये जो ब्लैक वाली कर्व है ना, ये जो T2 टेम्परेचर पे है, T2 कौन सा टेम्परेचर है, 10 डिग्री बढ़ा हुआ टेम्परेचर। अगर T1 आपका 100 डिग्री था तो जो आपका T2 है वो 110 डिग्री है। केल्विन में लें तो अगर आपका T1 300 केल्विन था तो आपका T2 कितना है, 310 केल्विन, ठीक है।
तो इसमें देखो क्या हो रहा है, आपके सामने जो कर्व आई है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने बात बताई थी, है ना। अगर वो कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी तो वो जो कर्व थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, उसके थोड़े से ऊपर जाने से जो शेडिड एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और शेडिड एरिया पहले इतना था, देखो है ना, यहाँ पे भी इसको ई ए मार्क कर लो, ठीक है, इसको ई ए मार्क कर लो। अब ये के आगे आगे देखो, पहले शेडिड एरिया इतना सा था, इस बार शेडिड एरिया इतना सारा हो गया, शेडिड एरिया लगभग डबल हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं 10 डिग्री से तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है वो लगभग डबल हो जाते हैं। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। बताओ, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल, कभी कभी ट्रिपल भी हो जाता है। इसी के साथ लगभग आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर ख़त्म होता है ना। बस 4 मेथड बचे हैं ऑर्डर निकालने के, वो करके आपका केमिकल काइनेटिक्स बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच।